जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं, जो कि साइंस का चैप्टर है अपना। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग शीटेड पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें मैथ और साइंस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। आज अपना उसी सीरीज में साइंस का 21 डे है, ठीक है ना, 21वां दिन है। अभी तक हम लोगों ने 20 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आज इस 21वें लेक्चर में प्लांट्स यानी कि पौधों के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे, एनसीईआरटी का कंटेंट क्या है, ठीक है ना। उसके बाद इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। एक बार मैं आप लोगों को गो थ्रू करा देता हूँ स्लाइड से। बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हमने बना रखा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। ये देखिए, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैंने पूरा बना रखा है नोट्स को, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और लास्ट में देखिएगा आप लोगों को यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन भी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की अपनी क्लास को एक एक टॉपिक को बारीकी से समझते हैं। और उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आपके इस चैनल अमृत एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हम लोग हर तरीके की टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए समझते हैं प्लांट्स को, ठीक है ना, और इसमें से कैसे क्वेश्चन आते हैं उनको समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं एनसीईआरटी की इस चीज़ को दिखाना चाहूँ प्लांट्स के बारे में, ठीक है ना, तो देखिए प्लांट में हमें कई चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है। वृक्ष के बारे में तो आप जानते होंगे। सबसे पहले हमें इनका एनालिसिस के अगर हम देखिए क्या क्या चीज़ें इसमें हमें पढ़ सकते हैं। एक तो रूट सिस्टम के बारे में कि रूट्स कैसी कैसी होती है, प्राइमरी रूट कौन सी होती है, सेकेंडरी रूट कौन सी होती है, टैप रूट्स कौन सी होती हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। उसके बाद अगर हम इसमें बात करें तो स्टेम क्या होता है। देखिए रूट के ऊपर का जो सिस्टम होता है उसे शूट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना। उसमें आपको देखने को मिलता है ये तना, जिसको कि स्टेम बोलते हैं। फिर एक यहाँ पे आपको बड्स मिलेगा। फिर यहाँ पे क्या होती है, लीफ होती हैं, या देखिए पत्तियाँ होती हैं, स्टेम हो गया। फिर इनके फ्रूट्स के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे फ्लावर्स के बारे में जानेंगे। तो एक एक करके हम डिटेल में चीज़ों को समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये आपको एनसीईआरटी का मैंने दिखा दिया, पौधा है, ठीक है, वहाँ से हमने लिया हुआ है। तो इतनी चीज़ों को पढ़ना है। अब इसमें एक एक करके डिटेल में हम बारी बारी से डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। सबसे पहले अगर हम प्लांट को डिवाइड करते हैं कि कितने तरीके के प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम प्लांट को डिवाइड करना चाहें तो प्लांट को हम डिवाइड कर पाते हैं 3 तरीके में, ठीक है ना, जो कि एनसीईआरटी क्लास 6 और 7th के कंटेंट में है, ठीक है ना। जिसमें प्लांट जो पहला तरीका होता है, इसका पहला टाइप होता है प्लांट का, जिसको कि बोलते हैं हर्ब्स, जिसे साक बोला जाता है, ठीक है ना। पहला तरीका होता है साक। दूसरा होता है झाड़ी। तीसरा होते हैं वृक्ष, ठीक है ना। 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर लिया पौधों को, साक, झाड़ी और वृक्ष। हिंदी में मैंने बोल दिया, इंग्लिश समझ लो, हर्ब्स और सर्ब्स और ट्रीज, ठीक है ना। अब साक किन्हें कहते हैं, तो देखिए यहाँ मैंने एनसीईआरटी की फोटोग्राफ्स भी लगा रखा है। ये देखिए आपके सामने जो ए पौधा है ये साक है, ठीक है ना, और ये है आपका झाड़ी, और ये रहा ट्री, तो आप लोग देख ही रहे हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें हो गई। अगर हम बात करते हैं साक की, ठीक है ना, तो साग क्या होते हैं, ये ग्रीन कलर के बहुत कोमल तना होते हैं इनके, ठीक है ना। जैसे कि आपका घास हो गया, पालक हो गया, टोमेटो हो गया, जो भी आप देखते होंगे साग, आप लोगों ने जो गांव से बिलोंग करते होंगे वैसे भी बहुत लोगों ने सुना होगा साग सब्जी बोला जाता है ना, तो वो उसी की बात कर रहे हैं। तो ये सबसे नरम पार्ट होता है, ठीक है ना, पौधों में सबसे नरम होता है इनके। ये ग्रीन कलर के होते हैं, बिल्कुल हरे, और कोमल होती है इनकी तनाएं, ठीक है। एग्जाम्पल में आप लोग ये याद रखोगे। अगर हम वही बात करते हैं झाड़ी की, झाड़ियों में क्या होता है, इनके जो तना होते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं, ठीक है ना। और तना जो होते हैं हार्ड होते हैं, पर इनके जो तना होते हैं नॉट थिक, ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं। तने का मतलब समझ रहे हो, जो बीच वाला पार्ट होता है, ठीक है ना, जिसको कि स्टेम बोलते हैं। तो जो झाड़ियाँ होती हैं इनके पास हार्ड तना तो होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता। अगर एग्जाम्पल देना चाहे झाड़ियों के, तो आप लोगों ने गुलाब देखा होगा, जिसे रोज़ बोला जाता है, ठीक है ना। रोज़ की पंखुड़ियाँ देखे होंगे आप, पतली तो होती हैं टहनियाँ, ठीक है ना, लेकिन काफ़ी हार्ड होती हैं, ठीक है। तो इसे झाड़ी की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। अच्छा, ये आ गया। अब उसके बाद हम आ जाते हैं ट्रीज पे। ट्रीज के मतलब तो ये तो आप समझ रहे होंगे कि वृक्ष किन्हें कहते हैं। इनकी जो तना होती है काफ़ी
स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत मोटी तना भी होती है, इनमें कई सारी ब्रांचेज निकली होती हैं। ब्रांच का मतलब होता है ये जो देखिए वृक्ष में टहनियाँ निकली होती है, इन्हें ब्रांचेज बोलते हैं, कई सारी ब्रांचेज होती हैं। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो आपका मैंगो ट्री हो सकता है, बनियान ट्री हो सकता है, बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया टाइप ऑफ प्लांट्स। तो 3 टाइप के प्लांट्स हमने पढ़ लिए, ठीक है ना, शाक, झाड़ी और वृक्ष। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इनके फीचर्स से कि आप पहचान करो कि इसमें क्या है, ठीक है ना। अच्छा, आपके सामने बैम्बू, बांस का एग्जांपल आ जाता है। ये बांस को ना इसी कैटेगरी में रखा जाता है, उसके शाक की, मतलब जिसमें घास वगैरह आती हैं। क्यों, अभी मैं बताऊंगा, जड़ों के हिसाब से। तो ये आपने फिगर समझ लिया। अब हम आगे के टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं आपके। अगला अब हम पढ़ेंगे पौधों के तना के बारे में। हमने पौधों के टाइप्स तो पढ़ लिए, अब उन पौधों में तना जो होता है, 2 तरीके के तने होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, जो पादप होते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मैंने वहीं से टॉपिक लिया है। एक आपका आता है क्रिप्स, जिसको कि विसर्पी लता बोला जाता है। क्या बोलते हैं, क्रिप्स, यानी कि विसर्पी लता, ठीक है ना। दूसरा होता है क्लाइंबर्स, जिसको कि अवरोही बोलते हैं, ये भी एक लता है आपका, ठीक है ना, अवरोही लता होती है, ठीक है। तो इसको कैसे पहचाना जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बारे में अभी मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे मैं फोटोग्राफ्स लगाया हूँ, तो ये आप यहाँ से ज़्यादा समझ पाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं विसर्पी लता कौन सी होती हैं, ऐसी लताएं जो कि जमीन पे लेटी हुई होती हैं, इन्हें हम लोग किसी के सहारे से भी ऊपर की तरफ नहीं चढ़ा सकते, उन्हें बोलते हैं विसर्पी लता, ठीक है ना। जैसे आपका हो गया तरबूज की लताएं हो गई, कद्दू की लताएं हो गई और खरबूज की। यहाँ पे देखिए मैंने एग्जाम्पल ले रखा है। आप अगर इन्हें ना दीवार या डंडे के सहारे से ऊपर चढ़ाना भी चाहो तो भी नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि आप देखे होंगे कि तरबूज कितने बड़े बड़े फल होते हैं, कद्दू इतना बड़ा बड़ा लगता है, ये अपने वजन के वजह से गिर जाते हैं। तो इन्हें बोला जाता है विसर्पी लताएं, क्योंकि ये नीचे तरफ फैली रहती है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप आंसर कर देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद जो दूसरी आती है अवरोही लता, ये ऐसी लताएं होती हैं जो कि किसी डंडे या किसी दीवार के सहारे क्या होती हैं, ऊपर की तरफ चढ़ जाती हैं। जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, आरोही वर्ड से भी आप समझ पा रहे हैं, ऐसी लताएं जो ऊपर की तरफ चढ़ती हों, ठीक है ना। तो ये आपको आरोही लताएं हो गई। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो आपने देखा होगा मनी प्लांट का पौधा और अंगूर की बेल देखा होगा, ये सारी क्या होती हैं, आपकी अवरोही होती है, ठीक है ना, जिसके क्लाइंबर्स बोला जाता है, ठीक है ना। क्लाइंबर्स बेल हो गई है। तो लता या बेल ये समझ गए। तो ये स्टेम से आपको इतना ही पूछा जाएगा, जो हार्ड वाली स्टेम है उससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, वो अभी हम आगे पत्तियों वाले में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो तना समझ गए यहाँ तक। चलो अब आगे बढ़ चलते हैं, हम लोग पत्तियों पे आ जाते हैं। एक एक पार्ट को, हम पौधों के एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है ना। देखो, अगर हम बात करते हैं लीफ, पत्तियों की, तो पत्तियां क्या होती हैं, पौधों का एक पार्ट होता है, और ये कहाँ से जुड़ी हुई होती हैं, तो ये तने से जुड़ी हुई होती हैं। जैसे कि आपके सामने ये फिगर दिख रहा होगा पत्ती का, ठीक है, ये पत्ती है, एक किसी भी पौधे का एक ये तना है, ठीक है ना। ये तना है, तने के पास से ही, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ये तना है, तने के पास से ही क्या जुड़ी हुई होती हैं, पत्तियां जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है ना। ठीक है, पत्तियां जुड़ी हुई होती हैं। अब पत्तियों के जो ये किनारे का पार्ट होता है, ये जो किनारे किनारे पार्ट होता है, इसे बोला जाता है पटल, ठीक है ना, जिसको कि इंग्लिश में लैमिना बोला जाता है या पटल, ये याद रखोगे, क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। और इसमें जो ये सिराएं होती हैं, इन्हें सिरा बोला जाता है। ये जो आप देखेंगे पतली पतली दिख रही होंगी, इसे सिरा बोला जाता है, वेन्स बोला जाता है, ठीक है ना। अच्छा, ये समझ गए। अब जहां तना और पत्तियों के बीच का ये जो स्पेस होता है, जो जुड़ा होता है, उसे पर्णवृंत बोलते हैं, ठीक है ना, पिट्योल बोला जाता है, पर्णवृंत बोला जाता है। तो पत्तियों के बारे में समझ गए, स्ट्रक्चर देख करके समझ गए इसमें क्या क्या होता है। बाहरी आवरण को पटल बोलते हैं। ये किससे जुड़ी होती है, तना से। जो पार्ट पत्ती और तना को जोड़ता है, पर्णवृंत बोलते हैं उसे। और छोटी छोटी जो रेखाएं जैसी दिखती है, इन्हें हम वेन्स यानी कि सिराएं बोलते हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब अच्छा, पौधों में पत्तियों के कार्य क्या होते हैं। अगर हम फंक्शन की बात करें कि फंक्शन ऑफ किसके, लीव्स, मतलब पत्तियों के क्या कार्य हैं, उसको अगर हम समझना चाहें तो उसको एक बारी समझ लेते हैं। पत्तियां जो है पौधों में क्या काम करती हैं, एक तो वाष्पोत्सर्जन का काम करती हैं, ठीक है ना। अच्छा देखो, कुछ पत्तियों में यहाँ पे छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, उन्हें रंध्रावकाश वो बोला जाता है, हाँ, जहाँ से वो लोग
श्वसन क्रिया करते हैं, वाष्पोत्सर्जन करते हैं, छोटे छोटे छिद्र, एस्टोमेटा बोला जाता है इसको, ठीक है ना, एस्टोमेटा। यहाँ से क्या होता है, बारीक छिद्र होते हैं जहाँ से वाष्पोत्सर्जन होता है। तो पत्तियों का मुख्य कार्य क्या है, मुख्य कार्य है वाष्पोत्सर्जन करना, ठीक है ना। तो ये आप समझ गए। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, जो वृक्ष होते हैं वो पत्तियों के माध्यम से सनलाइट की उपस्थिति में जो उनके अंदर वाटर होता है उनको वेपराइज कर देते हैं, ठीक है ना, उड़ा देते हैं, इन्हें बोला जाता है वाष्पोत्सर्जन। तो पत्तियों का मुख्य कार्य आपको समझ गया, वाष्पोत्सर्जन हो गया। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होता है प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस होता है। इसके माध्यम से पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना। तो समझ गए, पत्तियों का वर्क पूछा अगर जाए आपसे तो क्या कहोगे, वाष्पोत्सर्जन का काम और प्रकाश संश्लेषण का काम होता है, जिसके माध्यम से पौधों को भोजन की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। ये समझ गए, प्रकाश संश्लेषण आपको पता है। ये उसके और इसमें क्या होता है, एक चीज़ और ध्यान दो, इसके अंदर जो पार्ट होता है हरे कलर का वो होता है क्लोरोफिल होता है, ठीक है ना, क्लोरोफिल, जिसकी वजह से पत्तियां हरी होती हैं, ठीक है ना। क्लोरोफिल क्वेश्चन पूछता है कि पौधों की पत्तियां हरी किस वजह से होती है, तो आप क्या बताओगे, क्लोरोफिल की वजह से होती हैं, ठीक है ना। और यही क्लोरोफिल होता है प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है हमें भोजन बनाने में, ठीक है। तो पत्तियों के बारे में समझ गए आप लोग, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, पत्तियों के स्ट्रक्चर समझ गए, पत्तियों का कार्य समझ गए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो सिराएं हैं ना, ये जो सिराएं हैं इनकी अपनी अलग कहानी है। सिराएं भी दो तरीके की होती हैं। अगर मैं बात करूं पत्ती इनकी सिराओं की तो कितने तरीके की होती हैं, आप कहोगे कि सर दो तरीके की होती हैं। चलो, इन्हें बोला जाता है सिरा विन्यास, सिराओं के अरेंजमेंट को ही बोला जाता है सिरा विन्यास बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जो सिरा विन्यास होता है वो दो तरीके से कैसे होता है, अगर मैं उसकी चर्चा करूं, पहला जो होता है रेटिकुलेट बोलते हैं, ठीक है ना, पहला पार्ट जो होता है रेटिकुलेट होता है, दूसरा होता है पैरेलल सिरा विन्यास, ठीक है ना। अब देखिए ये कैसे पता चलते हैं कि रेटिकुलेट क्या है, जैसे आप लोगों ने, जैसे ये पीपल का पत्ता है, यहाँ पे आप देखोगे सिरा विन्यास इस तरह से गया, फिर यहाँ से गया, इस तरह से गया, इस तरीके से गया, इस तरीके से गया हुआ है, ठीक है ना। इस तरीके से छोटी छोटी यहाँ से विन्यास निकली हुई है, सिराएं निकली हुई है, तो इसे रेटिकुलेट बोलते हैं, ठीक है ना। ये आप समझ गए। अगर इसकी हिंदी की बात करें तो जालिकावत बोलते हैं, इसकी हिंदी जालिका होती है, जालिका रूपी पत्ती, ठीक है ना। तो ये जालिकावत होती हैं। अब इनका भी रूट से भी रिलेशन होता है। जो पत्तियां, ऐसे पौधे जिनकी पत्तियां जालिकावत होती हैं, इस तरीके की होती हैं, उनकी जो जड़ें होती है टैप रूट होती है। अभी मैं आपको रूट वाला टॉपिक समझाऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा जो पैरेलल वो आता है आपका सिरा विन्यास होता है, समानांतर सिरा विन्यास। इसमें देखिए इस तरीके से पत्तियां होती है, सिराएं जो होती है इस तरह से पैरेलल होती हैं। जैसे आपने मकई का देखा होगा पत्ती, या फिर आपने देखा होगा केले का पत्ता, उसमें जो लाइनें होती हैं इसमें इस तरह से होती है, सीधी सीधी पैरेलल होती है, एक दूसरे के पैरेलल इस तरह से निकली हुई होती है, ठीक है ना। तो ये आप समझ गए कि सिरा विन्यास पत्तियों में दो तरीके के होता है, एक जालिका रूप में होता है, एक आपका कैसा होता है, समानांतर होता है। तो देखिए मैंने दोनों फोटो भी लगा रखे हैं। और आपको पता है कि ऐसे कंटेंट तैयार करने में काफ़ी मेहनत होती है कि आपको डायग्राम और कंटेंट सब शॉर्ट बना करके पूरी एनसीईआरटी कराऊं। इसमें जो कंटेंट है आपका 6 और 7 दोनों क्लासेस के चैप्टर लिए गए हैं, ठीक है ना, एनसीईआरटी से। और ये फोटोग्राफ आपके सीधे सीधे एनसीईआरटी से मैंने लिया है, ठीक है। तो पत्तियों का सिरा विन्यास आप समझ गए, जालिका रूपी और समानांतर दोनों चीज़ें समझ गए ना। तो आप पहचान जाओगे ना किसमें जालिका है, किसमें समानांतर है। वेरी नाइस, ठीक है ना। तो मैं इसलिए क्या बता रहा था कि काफ़ी मेहनत होती है, ताकि आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहा करिए। अब हम लोगों ने तने के बारे में पढ़ लिया, पत्ती के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे अपना पौधों के रूट्स के बारे में, यानी कि जड़ों के बारे में, ठीक है ना। तो देखो अगर हम जड़ों की बात करें, इनके डेफिनेशन की बात करें, तो जड़ों पौधे का वह पार्ट होती हैं जिसकी हेल्प से पौधा सीधा खड़ा रहता है ज़मीन पे, ठीक है ना। वो मिट्टी में रहती हैं और मिट्टी में अच्छे से पकड़ बना करके पौधों को सीधा खड़ा रहने में मदद करती हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं रूट्स। अब जो रूट्स होती है, जो जड़ होती हैं, वो दो तरीके की होती हैं। एक होता है आपका टैप रूट, ठीक है ना, जिसको कि मूसला जड़ बोलते हैं, मूसला जड़, ठीक है ना, ये याद रखोगे। दूसरा आपका फाइब्रस रूट, जिसको कि बोलते हैं रेशेदार जड़। क्या बोलते हैं, रेशेदार
जड़। ये बात समझ गए। आपसे पूछेगा रूट कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक मूसला रूट होती है, एक रेशेदार होती है। ठीक है, यहाँ आप एनसीईआरटी की फोटोग्राफ देखिए, इस पौधे में देखिए मूसलाधार टैप रूट क्या होती है, एक सीधी रूट आती है नीचे तक, एकदम नीचे तक जाएगी और छोटी छोटी रूट्स इसके बगल में निकली हुई होती है इस तरीके से। ठीक है ना, ये तो ये आपको बोला जाता है क्या, मूसला रूट होती है। ठीक है ना, वेरी नाइस, ये समझ गए। अच्छा, रेशेदार कैसी होती है, जो घास वगैरह आप उखाड़ते होंगे, अगर जो लोग गांव से है धान वगैरह के खेत में आप धान वगैरह का पौधा निकालते होंगे तो उसमें इस तरीके से झंझावट तरीके से रूट्स निकलती हैं, रेशेदार रेशा निकलता है। ठीक है ना, ये जड़ें निकलती हैं। तो ये 2 तरीके के जड़ें हो गई, आपकी मूसला जड़ टैप रूट और रेशेदार होगी फाइब्रस रूट। ठीक है ना, तो 2 चीज़ें समझ गए। अब हमें ये क्यों पढ़ना है, आप अगर एक चीज ध्यान से देखो, जिसकी जड़ें जो है मूसला है उसके पत्ते कैसे हैं, आप कहोगे जालिकावत है। ठीक है, कैसे, ये पत्तियां कैसी है, जालिका रूपी है, जालिका है। ठीक है ना, लेकिन जिनकी जड़ें रेसादार हैं उनके पत्ते कैसे हैं, समानांतर है, पैरेलल, समांतर है। ठीक है ना, तो ये बात याद रखोगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा, अभी मैं प्रीवियस ईयर डिस्कस करूंगा तो आप देखिएगा पूछेगा कि जिसकी रूट इस तरीके के हैं उसके कैसे पत्ते होंगे, जिसकी रूट रेसे हैं उसके कैसे पत्ते होंगे, रिलेशन पूछता है। तो ये बात आप एकदम याद रखोगे, दिमाग में अपने बिठा लीजिए। ठीक है, तो जड़ों के बारे में समझ गए। अब हम आ जाते हैं पौधों के फ्लावर्स के बारे में, फूलों के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, हमने एक एक पौधे के पूरा एक एक पार्ट को समझ रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ लिया, पत्ती पढ़ लिया, तना पढ़ लिया, रूट्स पढ़ लिया। अब आ जाते हैं फूल और फल के बारे में। ठीक है ना, तो देखिए पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फ्लावर्स के बारे में पढ़ने से ही आपको मिल जाएगा कि फूल क्या होते हैं, फूल भी आप वहाँ से समझ जाएंगे। ठीक है ना, अब देखिए अगर हम बात करें फ्लावर्स यानी कि पुष्प की, फूल की बात करें तो ये 2 तरीके के हैं जिसको हमें पढ़ना है। एक होता है आपका सेक्सुअल, दूसरा होता है एसेक्सुअल टाइप। ठीक है ना, सेक्सुअल पुष्प का क्या मतलब होता है, फूल का क्या मतलब होता है, ऐसे फूल जिनके की मतलब जो प्रजनन करते हैं एक तरीके से अपने ही समान दूसरे पुष्प बनाने के लिए, दूसरे पौधे बनाने के लिए। ठीक है ना, उन्हें बोला जाता है सेक्सुअल। ठीक है ना, अब सेक्सुअल में 2 तरीके के आते हैं, एक आता है आपका यूनिसेक्सुअल जिसको कि एक लिंगी बोला जाता है। ठीक है ना, अच्छा, दूसरा आपका आता है कौन सा, बाइसेक्सुअल जिसको कि द्विलिंगी बोला जाता है। ठीक है ना, तो सेक्सुअल कितने पार्ट में बट गया, एसेक्सुअल एंड सॉरी यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल, एक लिंगी और द्विलिंगी पौधे। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्पल की, कौन सा पौधा एक लिंगी का एग्जाम्पल है और कौन सा पौधा द्विलिंगी का एग्जाम्पल है। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है, देखिए जो कॉर्न हो गया, पपाया हो गया, क्यूकम्बर हो गया, नाम याद रख लो, ये क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट द्वारा। कॉर्न, पपाया और क्यूकम्बर ये कैसे हैं, एक लिंगी पौधे हैं। ठीक है, दूसरा आ जाते हैं बाइसेक्सुअल जिसको कि द्विलिंगी बोलते हैं। आपका मस्टर्ड यानी कि सरसों हो गया, ठीक है ना, सरसों हो गया और रोज हो गया, पिट्यूनिया हो गई, ये तीनों नाम याद रखना, ये भी पूछे गए हैं, ये बाइसेक्सुअल होते हैं। कौन कौन से, सरसों का पौधा, गुलाब का पौधा, पिट्यूनिया का पौधा। ठीक है ना, दोनों क्या है, बाइसेक्सुअल है। ठीक है, चलो अब हम आपको डिटेल में बताते हैं यूनिसेक्सुअल क्या होता है और बाइसेक्सुअल क्या होता है और इसमें क्या क्या क्रियाकलाप होते हैं। तो हम आपको फोटोग्राफ्स के माध्यम से ये चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आ जाइए। अब देखिए अगर हम बात करें पुष्प, कली और पुष्प, कली वगैरह तो देखिए बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में था तो मैंने ले लिया। देखिए पुष्प एवं कली के पुष्प की बात करें तो ये जो चीज़ें दिखती हैं बाहर, ये पंखुड़ियाँ बोली जाती हैं और ये जो सपोर्टिव पार्ट होता है इसे बाह्यदल पुंज बोला जाता है। ठीक है ना, बाह्यदल बोला जाता है। अच्छा देखिए, जो बाइसेक्सुअल मतलब जो सेक्सुअल पुष्प होते हैं, पौधा फूल होते हैं, उनमें क्या क्या होता है, 2 पार्ट होते हैं, एक फीमेल जननांग होता है और एक मेल जननांग होता है। ठीक है ना, मतलब एक आपका बोले तो मादा जननांग और एक नर जननांग होता है। अब इसमें क्या क्या पार्ट होता है, तो देखिए इस तरीके से, अभी मैं इनको अलग करके भी दिखाऊंगा। इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे बीच में एक इस तरह से नली नुमा आपको देखने को मिलेगा, ये नली नुमा हो गया। ठीक है ना, जो कि स्त्री केसर मतलब जिसको कि पिस्टल बोलते हैं, ये पार्ट जो होता है स्त्री केसर होता है, पिस्टल होता है। पिस्टल क्या होता है कि एक फीमेल की तरह काम करता है। ठीक है ना, ये समझ गए। इसके जो ऊपर का पार्ट होता है उसको स्टिग्मा बोलते हैं। अभी मैं इसको अलग से भी समझाऊंगा, पहले एक एक पार्ट को समझ लो।
स्टिग्मा बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, स्त्री केसर हो गया। अच्छा, स्त्री केसर के ही नीचे यहाँ पे आप देखोगे कि मन के जैसा, घड़े जैसा एक पार्ट दिखेगा जिसको कि ओवरी बोलते हैं, ठीक है ना, ओवरी बोलते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं। अच्छा, यहाँ तक समझ गए। अब इनके सपोर्ट में जो इस तरीके से ये वाला पार्ट दिख रहा है येलो कलर के ना, ये वाला पार्ट, ये वाले जो पार्ट दिख रहे हैं इन्हें बोला जाता है एंथर्स, जिसको परागकोश बोला जाता है, ठीक है ना। इस पे छोटे छोटे परागकण पाए जाते हैं। आप लोग अगर वैसे मौसम में सुबह के टाइम जाकर के देखेंगे ना पुष्प के पास ना, तो छोटे छोटे ना कण दिखते हैं, तो उन्हें परागकण बोले जाते हैं, वो मेल्स से निकलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे होता है परागकोश हो गया आपका। उसके बाद नीचे जो होता है यह जो डंठल जैसा जिसपे ये परागकोश अड़ा होता है, जिसपे परागकोश बना होता है, ये जो डंठल होता है इसका अगर हम नाम बात करें तो इसको बोलते हैं स्टेमंस, मतलब पुंकेसर, मतलब ये जनन बताता है कि मेल पार्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ गए। अच्छा, यहाँ तक आप समझ गए। ये वाले डंठल को भी फिलामेंट बोलते हैं। अब ये दोनों आपने एक साथ समझ लिया, एक पुष्प में मादा वाला पार्ट भी होता है और मेल और इवन और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं, ये समझ लिए। अब हम आपको दिखाते हैं, देखिए पुष्प के भाग तो समझ लिए आपने, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपको दिखाएंगे कि मादा वाले को अलग करके और नर वाले को अलग करके अच्छे से समझा देते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखो, फल कैसे बनता है अगर मैं उसकी बात करूं, फ्रूट्स कैसे बनते हैं, तो जो स्त्री केसर का ओवरी वाला पार्ट होता है, जो ओवरी होता है ना, जिसको कि अंडाशय बोला जाता है, ठीक है ना, अंडाशय होता है। अंडाशय जब फर्टिलाइजेशन के बाद परिपक्व होता है तो वो किसका रूप धारण कर लेता है, फ्रूट यानी कि फल का रूप धारण कर लेता है। तो पुष्प का अंडाशय वाला पार्ट ही, ओवरी ही, बाद में क्या बन जाता है, फल बन जाता है। ओके, ठीक है। उसके अंदर जो ओव्यूल्स पाए जाते हैं, ओव्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड से, यानी कि बीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये बात याद रखोगे। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि फल कैसे बनता है, तो ओवरी कन्वर्ट होता है तो फल में, और ओव्यूल्स कन्वर्ट होते हैं फलों के अंदर जो सीड्स यानी कि बीज होते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये बात आप याद रखोगे, ठीक है, वेरी नाइस। अच्छा, अब मैं आपको स्टेमन, जिसको कि बोलते हैं मेल जननांग, ठीक है, ये फोटो मैं यहीं रखता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर दिखा पाऊं, ठीक है ना। देखिए, जो स्टेमेन होता है जिसको कि पुंकेसर भाग बोलते हैं, पुंकेसर देखिए यही अंदर दिख रहा था फूल के अंदर येलो कलर का, ये होता है नर जननांग, मतलब नर वाला पार्ट होता है, मेल वाला। स्टेमन, मेन से याद रखना, नर वाला। अब इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन से पार्ट हैं जो स्टेमन के पार्ट है, पुष्प के नर जननांग में आते हैं। तो क्या क्या आते हैं उनके नाम याद रख लो। ये जो येलो कलर का आपको दिख रहा है जहां पे परागकण इकट्ठा होते हैं, इन्हें परागकोश बोलते हैं, एंथर बोलते हैं, ये नाम याद रखोगे। और ये जो डंठल है, जो ये तना है जैसा दिख रहा है, तंतु, इसे फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है ना, तंतु बोलते हैं। तो ये बात आप याद रखोगे। इतना समझ में आ गया। स्टेमेन, अगर स्टेमन का पार्ट पूछा जाए तो क्या क्या बताओगे, इस पूरे सिस्टम को स्टेमन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुंकेसर भाग बोलते हैं, ठीक है ना। पूछेगा पुंकेसर में क्या क्या आएगा तो आप बता देना, एंथर और फिलामेंट आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं फीमेल वाले पार्ट में। ये जो हमने फीमेल वाला पार्ट का अलग से देखिए फोटोग्राफ से ले रखा है, इसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, फीमेल वाले पार्ट में क्या क्या आ जाता है आपका, यहाँ पे मैंने बताया था ना, ऊपर जो इस तरह से मन के जैसा वो दिखता है, इसे वर्तिकाग्र बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। ये क्या काम करता है, इसमें ना खोखला होता है। मादा में जो पुरुष वाला परागकण होता है यहाँ से आकर के इसमें पड़ता है, अंदर जाता है, तो ये अंदर की तरफ चला जाता है, नीचे चला जाता है, ठीक है ना। वर्तिकाग्र, ये जो पार्ट होता है बीच वाला, इसे वर्तिकाग्र यानी कि स्टाइल बोलते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो फीमेल है, स्त्री केसर है, उसके क्या क्या पार्ट है। आपका स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, ठीक है ना। अब ये जो देखिए मन का यानी कि घड़े जैसी संरचना है, इसे अंडाशय यानी कि ओवरी बोलते हैं, जो बाद में परिपक्व होने के बाद फल बन जाता है, ठीक है ना। तो ये याद रखोगे। तो इसके ये किसके पास, देखो इसको बोलते हैं पिस्टल यानी कि स्त्री केसर बोलते हैं। तो पुष्प के अंदर जो स्त्री केसर का भाग होगा, कौन कौन से भाग आपको याद रखने, 3 भाग। एक तो ओवरी इसके अंदर आता है, स्टाइल आता है, स्टिग्मा आता है, तीनों याद रखोगे ना, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। चलो अब समझ गए इसके अंदर। अब देखिए, अब इसमें कैसे निषेचन की क्रिया होती है वो हम देख लेते हैं। पॉलिनेशन की प्रक्रिया, पॉलिनेशन मतलब परागण बोलते हैं। एक सेकंड, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, आ जाइए, ये यहाँ फोटो लगा लेता हूँ। चलो अब देखिए, पॉलिनेशन यानी कि परागण क्या होता है। परागण की अगर बात करें, पॉलिनेशन, परागण वह क्रिया है जिस क्रिया में
मेल पार्ट से पराग निकल करके फीमेल पार्ट में एंटर करते हैं। इस क्रिया को परागण बोलते हैं, यानी कि पॉलिनेशन बोला जाता है। ठीक है, ये पॉलिनेशन दो तरीके से होता है। कैसे दो तरीके से होता है उसकी बात कर लें तो एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि स्वपरागण होता है। ठीक है, क्या होता है? एक स्वपरागण होता है। स्वपरागण का मतलब होता है कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक ही पुष्प के होने चाहिए। जैसे एक फूल है, उसी में मेल पार्ट भी होता है, उसी में फीमेल, यहां से परागण निकला, इसमें एंटर कर गया, तो इसे स्वपरागण बोलेंगे। दूसरा क्या है? अगर सेम टाइप के पुष्प का दूसरे पुष्प, मान लो एक पुष्प यहां लगा हुआ है, एक यहां है, इसमें से परागण मेल वाला निकल के फीमेल में जाता है, तो इसको बोलते हैं क्रॉस। ठीक है ना, क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि पर परागण बोला जाता है। ये बात आपको समझ गए? ठीक है, मैंने यहाँ लिख रखा है इसमें पोलन ग्रेन, यानी कि परागकण जो होते हैं ट्रांसफर होते हैं इस प्रक्रिया में। तो पॉलिनेशन की प्रक्रिया समझ गए। पहले पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन का मतलब परागकण जाकर के स्त्री केसर के अंदर एंटर करेंगे। अब निषेचन की क्रिया होगी, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है ना, तो पहले परागण पॉलिनेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन की क्रिया में क्या होता है वो समझ लो। मान लीजिए ये रहा आपका स्त्री केसर, ये रहा पुंकेसर। ठीक है ना, यहां से परागण निकल के यहां आ गया, अब इसमें एंटर कर गया। अब यहां पे जो ओवरी है वहां पे क्रियाएं होंगी, इस क्रिया को बोला जाता है, मतलब जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स मिल करके फ्यूज्ड होते हैं तो उन्हें बोलते हैं फर्टिलाइजेशन की क्रिया। ठीक है ना, तो फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है तो क्या होता है इसमें? मेल गैमेट जो आया है परागण के माध्यम से, फीमेल गैमेट जो पहले से ओवरी में प्रेजेंट था, मतलब स्त्री केसर में प्रेजेंट था, दोनों मिलकर के जो पहली चीज बनाते हैं उसे जाइगोट नाम दिया जाता है। पूछेगा आपसे मेल और फीमेल के कॉम्बिनेशन से, गैमेट्स के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है? एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। यही सेम प्रोसेस एनिमल्स में भी होता है, मतलब ह्यूमंस में भी यही काम होता है जिस तरीके से पुष्प में हो रहा है। ठीक है ना, अच्छा यहां तक अब आप समझ गए ना, फर्टिलाइजेशन समझ गए, पॉलिनेशन समझ गए। ठीक है, तो पहले पॉलिनेशन होता है, बाद में फर्टिलाइजेशन होता है। यहां तक समझ गए, किसी को कोई डाउट नहीं है? अच्छा, अब एक चीज देख लेते हैं, सीड डिस्पर्जन की बात आती है। सीड डिस्पर्जन क्या होता है? सीड मतलब बीजों का अलग अलग जगह पहुंचना, ये होता है सीड डिस्पर्जन। सीड डिस्पर्जन के कई सारे फायदे भी हैं। ठीक है ना, ये किसके माध्यम से होते हैं? सीड डिस्पर्जन जो होता है आपका विंड, यानी कि हवाओं के माध्यम से होता है। मतलब कहीं पे बीज, छोटे छोटे बीज हैं, तेज हवाएं चली, वो जाकर के बिखर जाते हैं पूरे जंगल में अलग अलग। पानी के माध्यम से होता है, मान लो नदी में पेड़ गिर गया, उसके माध्यम से इधर उधर बह करके चले गए सीड्स। एनिमल्स के माध्यम से जैसे मान लो पौधा, कोई जानवर है, वो किसी फल को खा लिया, बाद में वो उसकी पोटी से क्या होता है, दूसरी जगह बीज पहुंच जाते हैं। तो ये सीड्स डिस्पर्जन का काम में हेल्प करते हैं। कौन कौन? विंड हो गई, और वाटर हो गया, और एनिमल्स हो गए। ठीक है ना, अच्छा, और सीड डिस्पर्सन से और हमें क्या मदद मिलती है? इससे क्या होता है, जो पौधे होते हैं थोड़े दूरी दूरी पे बनते हैं। अच्छा सोचो, अगर सीड डिस्पर्जन ना हो, मान लो यहाँ पे एक पेड़ है, यहाँ पे इसके कुछ बीज हैं, यहीं गिर करके, यहीं अगर गिर जाते हैं तो यहीं बहुत सारे पौधे उग जाएंगे बाद में। तो क्या होगा कि वहाँ दिक्कत होगी। किसकी दिक्कत होगी? उसे प्रकाश संश्लेषण में दिक्कत होगी, कुछ पौधे दब जाएंगे। तो इसी वजह से सीड डिस्पर्जन से हेल्प मिल जाती है कि पौधे दूर दूर हो जाते हैं और अच्छे से ग्रो करते हैं। ठीक है ना, तो आपसे पूछेगा किस माध्यम से होता है, तो आपको माध्यम याद रखना है सीड डिस्पर्जन का, मतलब बीजों का दूर दूर छिटकाने को। ठीक है, हमने सेक्सुअल के बारे में, पुष्प के सेक्सुअल के बारे में अच्छे से समझ लिया। ठीक है ना, टाइम ज़्यादा तो नहीं हुआ? ओके, अब हम आप लोगों से बात कर लेते हैं किसके बारे में? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? अगर हम इसकी बात करना चाहें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी पौधा होता है ना, उसमें मेल या फीमेल की नीड नहीं होती है, उसके बॉडी पार्ट से ही। पौधे के जो पौधा होता है उसमें क्या होती हैं? पत्तियां होती हैं, तना होता है, रूट्स होते हैं। तो कई बार देखो, सबसे पहले तो ये बात है, रिप्रोडक्शन का मतलब ही क्या होता है? कोई पौधा अपने ही समान प्रजाति के पौधे को जो जन्म देता है, वो क्रिया होती है। मनुष्यों में भी ये क्रिया होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है कि हमें आपको क्या बता रहा था? हाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? कोई पॉलिनेशन वगैरह की क्रिया नहीं होती है, बल्कि पौधे के ही बॉडी पार्ट से ही नए पौधे का जन्म हो जाता है। ठीक है ना, कुछ पौधे उनकी पत्तियों से उग के आ जाते हैं, कुछ पौधे तने से निकल करके कई बार होता है नए पौधे का जन्म उसके तने से हो जाता है, कई बार उसकी जड़ों से हो जाता है। तो देखिए कैसे कैसे होता है, इसके बारे में समझते हैं।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई सारे टाइप है। पहला है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन में क्या होता है, रूट, स्टेम और पत्तियों की मदद से। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आलू होता है, आलू में छोटे छोटे आंख जैसी संरचना बनी होती है ना, आंख जैसी संरचना बनी होती है। वहीं से नए पोटैटो के लिए हम लोग बुआई कर देते हैं, नए पोटैटो को जन्म हो जाता है। ठीक है, ये समझ गए आप। एक ब्रायोफिलम करके पत्ती से ही पौधे का जन्म दे देता है। तो ये आप समझ गए वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, पौधों के तने, जड़ और पत्तियों के माध्यम से ही नए पौधे का जन्म हो जाता है। ठीक है, वेरी नाइस, यहां तक समझ गए। अब दूसरा एसेक्सुअल तरीका कौन सा होता है, बडिंग। बडिंग देखिए मुकुलन होता है। बडिंग में क्या होता है, जैसे अगर एक ये पौधा है ना, इसके बगल में एक छोटा सा इस तरह से निकल के बड्स निकल करके आ जाते हैं। बाद में ये बड्स क्या होता है, खुद ही एक नए पौधे का रूप धारण कर लेता है, जैसे कि ईस्ट में भी देखा जाता है। तो ये क्या होते हैं, बडिंग हो गया। इस तरीके से नए पौधे का जन्म हो जाता है। उसके बाद आ जाता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन की अगर बात करें तो इसको बोला जाता है खंडन। ठीक है ना, खंडन स्पाइरोगाइरा में देखा जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे आप देखेंगे ना, इस तरीके से कोई अगर बड़ा पौधा है, बाद में टूटते टूटते बीच में पतला होकर के दो अलग अलग पौधे में बन जाता है, नए जीव बन जाते हैं। ठीक है ना, जैसा कि मैं आप लोगों को एनिमल और रिप्रोडक्शन जब पढ़ाऊंगा तो उसमें ये सारी चीजें बताऊंगा। तो वही सारा काम पौधों में भी होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद लास्ट जो आता है स्पोर फॉर्मेशन होता है। इसको बीजाणु निर्माण बोलते हैं। ये फंक्स यानी कि कवक में देखने को आपको मिलता है। ठीक है ना, तो आई होप इतना जो थ्योरी पार्ट था ये आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अगर अच्छी लगे है थ्योरी पार्ट तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट करके बता सकते हैं कि सर अच्छा लगा है। एक छोटा सा कमेंट कर देंगे तो उससे काफ़ी सपोर्ट मिलता है, काफ़ी एनर्जी मिलती है और अच्छे से कंटेंट तैयार करने के। क्योंकि आपने देखा होगा पूरी क्लास 6 क्लास 7 की एनसीईआरटी का एनालिसिस के बाद वहाँ से फोटोग्राफ ले करके शॉर्ट बना करके पूरा चैप्टर को हमने कवर किया है। ठीक है, अब आपके सामने इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखिए किसी भी चैप्टर को अच्छे से आप चाहते हैं कि उस पर अपनी पकड़ बनाए तो कंटेंट से जितना कंटेंट महत्वपूर्ण है उतना ही उससे प्रीवियस ईयर महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो अब हम इसके प्रीवियस ईयर का एनालिसिस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो दे रखा है इसमें कह रहा है पौधों की ये दे रखा है कि पौधों की नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। पौधों की कुछ विशिष्टता दी गई है जिस पे विचार करना है, हमें समझना है कि क्या दिया रखा है। ठीक है ना, इसमें कह रहा है पहला ऑप्शन कह रहा है चौड़ी पत्ती, चपटी पत्ती, तने। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछने चाह रहा है, कह रहा है इनमें से मरुस्थली पौधों में पाए जाने वाले सामान्य लक्षण क्या है। देखिए मरुस्थली की बात करें तो जैसे इंडिया की बात करें तो राजस्थान में जहाँ पे बालू वगैरह होते हैं, जहाँ पे वाटर लेवल काफ़ी नीचे होता है, वहाँ पे किस तरह के पौधे जन्म लेते हैं। देखिए पौधे क्या होते हैं, इन्वायरमेंट के हिसाब से पनपते हैं और बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो जो अगर हम मरुस्थल वाले पार्ट में पौधे के रूप की बात करें तो उनकी जो पत्तियां होती है बिल्कुल पतली होकर के कांटेदार बन जाती हैं। ठीक है ना, तो कांटेदार पत्तियां होती हैं, पतली पतली बिल्कुल एकदम कांटे जैसी होती हैं। उनकी जो जड़ें होती हैं जमीन में काफ़ी गहराई तक जाती हैं। ठीक है ना, ये याद रखना है। और इनके जो तने होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण करने लायक होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बताओ मरुस्थली से कौन कौन से गुण फॉलो कर रहे हैं। पहला कह रहा है चौड़ी पत्ती होती है क्या, ये तो पहले ही कट गया। तो जिसमें जिसमें 1 दिख रहा है वो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता आपका आंसर कभी भी, तो ऑप्शन एलिमिनेट करना भी सीख जाओ आप लोग। दूसरा कह रहे हैं तने द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है, ये सही बात है कि क्योंकि पत्तियां जो है कांटे का रूप धारण कर लेती हैं, तो तना ही एक ऐसा माध्यम होता है जहां से वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ये सही है। कह रहे हैं जड़ों का बहुत गहराई तक पहुंचना, हाँ जड़ जो होती है बहुत गहराई तक पहुंचती है ताकि वाटर जो है एब्जॉर्ब कर सके वो, ये भी सही है। कह रहे हैं वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का बहुत कम ह्रास, हाँ बिल्कुल सही है। वाष्पोत्सर्जन द्वारा ये लोग जल का बहुत ही कम हरासमेंट करते हैं। ठीक है ना, अदरवाइज ये सूख जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, पांचवा ये कह रहे हैं कि शंकुआकार पौधे जिनकी शाखाएं तिरछी होती है, तो देखिए ये गलत है। शंकुआकार पौधे जो होते हैं ये देखने को आप देखेंगे इस तरीके से पौधे होते हैं क्रिसमस की तरह, ये बर्फीले एरिया में होते हैं ताकि इस पर जब बर्फ पड़ती है तो झड़ करके नीचे चले आए। ठीक है, तो शंकुआकार पौधा कहाँ पाया जाता है, पहाड़ी इलाके में। जबकि हमसे पूछा है ये किसका, मरुस्थल वाले का, तो ये कट गया। 2, 3, 4 जिसमें ऑप्शन है वो सही है, तो 2, 3, 4 बी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, कितनी लंबी वीडियो हो रही है, ठीक है अभी तो चल जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर अगर हम सेकंड की बात करें, ध्यान से देखिए।
कह रहा है पौधों में निषेचन और परागण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पौधों के अंदर जो निषेचन होता है, परागण होता है, उसमें कौन सा सही है। पहला ये कहना चाह रहा है आपसे कि ओवरी ऑफ द फ्लावर मेच्योर इनटू फ्रूट। मैंने बताया था ना, फूलों का जो अंडाशय होता है परिपक्व होकर फल बन जाता है। हाँ, बिल्कुल सही बात कह रखा है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। दूसरा क्या कह रहा है, सीड्स ऑफ द प्लांट फॉर्म्स द ओव्यूल्स फॉर द फर्टिलाइजेशन। पौधों के जो बीज होते हैं निषेचन के पश्चात बीजांड बन जाते हैं क्या, नहीं, उल्टा इसने बोल दिया। मैंने आपको बताया ना, ओव्यूल कन्वर्ट होते हैं सीड्स में, ना कि सीड्स कन्वर्ट होते हैं ओव्यूल्स। इसने सीड्स को कन्वर्ट करा दिया, इसलिए ये गलत हो गया आपका, ठीक है ना। चलो, दूसरा कह रहे हैं कि पॉलिनेशन टेक प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मैंने बताया था आपसे कि रट लो, पहले पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन मतलब परागकण जो है वो निकल करके स्त्री केसर में जाते हैं, तो पहले पॉलिनेशन की क्रिया होती है, बाद में उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। पर ये कह रहा है कि पॉलिनेशन टेक्स प्लेस फर्स्ट, देन आपका क्या आता है, फर्टिलाइजेशन, तो ये भी गलत हो गया। निषेचन के उपरांत परागण नहीं होता, पहले परागण होता है फिर निषेचन होता है, ठीक है। अच्छा, 2 ऑप्शन आपके कट गए। चौथा आपसे कह रहा है कि परागण में बीज वायु, जल, पक्षियों और कीटों द्वारा विसरित होते हैं। बिल्कुल सही, अभी आपसे हमने कहा था, चर्चा किया था, पक्षी हो गया, एनिमल हो गया, वाटर हो गया, आपका एयर हो गया, इसके माध्यम से जाते हैं। तो चौथा ऑप्शन भी आपका सही है, ठीक है ना। अच्छा, अगला क्या कह रहा है, फ्रेगमेंटेशन टेक प्लेस इन द ओव्यूल्स। बीजांड में निषेचन संपन्न होता है। यहां पे जो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द ओव्यूल्स। हाँ, ये तो सही लग रहा है, नहीं ये सही नहीं होता, ओव्यूल्स में नहीं होता है, वो तो ओवरी में होता है, फर्टिलाइजेशन होता है ओवरी वाले पार्ट में होता है। तो पांचवा भी कट गया। तो 1 और 4 तो ऑप्शन में नहीं दे रखा, समथिंग इज रॉन्ग। 1 सेकंड का मुझे टाइम दीजिए। चौथे और पांचवें में थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज हो रहा हूं मैं, लिटिल बिट। यहाँ पे कह रहा है परागण में बीज वायु, जल, पक्षियों और कीटों द्वारा विसरित होते हैं। परागण में, पॉलिनेशन में नहीं होते हैं। अच्छा हाँ, ये भी तो सही है यहाँ पे वैसे तो। और ये क्या कह रहा है, फूल का अंडाशय परिपक्व होकर के फल बन जाता है, तो 1 तो ऑप्शन में रहेगा ही, 2, 3 जहाँ दिखेंगे वो कट जाएंगे, ये कट गया, 3 इसमें, ये भी कट गया, 2 इसमें है, ये भी कट गया, ठीक है ना। तो ये पेयर नहीं है, वैसे ये सही है लेकिन ये पेयर नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे जो करेक्ट पेयर बनेगा आपका ए वाला बनेगा, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा आप भी एनालिसिस कर लीजिएगा। बीज में निषेचन संपन्न होता है, हाँ ठीक है, तो ये 5वां तो सही है लेकिन इसका पेयर यहाँ नहीं सही बन रहा था, तो 1 और 5 हो जाएगा। परागण में बीज, तो इसमें थोड़ा सा संशय। चौथा भी वैसे सही है लेकिन इसका कोई पेयर नहीं मिल रहा था, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। तो वैसे ये सही है, तो आपको आंसर के थ्रू जाएंगे तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 5 वाला, क्योंकि ऑप्शन ऐसे दे रखा है कि कंफ्यूज कर दिया। तो अब समझ गए, चलो वेरी नाइस, समझदार हैं आप लोग काफ़ी। अच्छा, अब आ जाते हैं निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करिए। असर्शन दे रखा है और स्टेटमेंट पहला दे रखा है। कह रहा है अभिकथन में, कह रहा है कि गाजर के पौधे की पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है। हाँ सही बात है, गाजर के आप पौधे देखोगे तो जालिकावत होते हैं, क्योंकि उसकी टैप रूट होती है, इस तरीके से रूट होती है, जड़ें होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है, जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो ये आपका ये भी करेक्ट है। एक ही चीज 2 जगह क्यों दिया है, अभी एक कथन हो गया, स्टेटमेंट S1, हाँ पहला सही है, S1 सही है। S2 क्या कह रहा है कि कथन 2 S2 रेशेदार जड़ों वाले पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है, नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है। जो S2 होता है, जो हमने आपको बताया था ना, रेशेदार की जो पत्तियां होती हैं वो पैरेलल होती हैं, समानांतर पत्तियां होती हैं। तीसरा क्या कह रहा है आपसे कथन कि जड़ों के प्रकार एवं पत्तियों की सिरा विन्यास में कोई संबंध नहीं होता, गलत बात है। जड़ों के प्रकार से ही डिसाइड होता है कि पत्तियों की संरचना कैसी होगी। अगर टैप रूट है तो पत्तियां जो होंगी कैसी होंगी, ये वाली जालिकावत होंगी। अगर झंझावट रूट है मतलब रेशेदार है तो पत्तियां कैसी होंगी, आपकी प्लेन होंगी, मतलब पैरेलल होंगी। तो ये संबंध रखते हैं, तो ये भी गलत हो गया, S2 भी गलत हो गया। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऐसे ऑप्शन जहाँ पे S2 और ये दोनों गलत हो, यहाँ पे मैंने वो ऑप्शन नहीं रखा है, क्वेश्चन थोड़ा सा एक मिसिंग है, 2 ऑप्शन यहाँ पे मिसिंग है, तो 2 ऑप्शन वहाँ कट गए।
तो यहाँ पे देखिए S1 सही है और ए का सही समर्थन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा और सही है, S2 का समर्थन करता है। तो S2 तो यहाँ पे गलत हो गया, S2 भी गलत हो गया, S3 भी गलत हो गया। तो इधर बाकी सारे नीचे जो ऑप्शन दिए थे वो गलत हो गए, यहाँ पे ए ही केवल ऑप्शन है, वो 2 ऑप्शन हमसे मिसिंग रह गए हैं। कोई नहीं, आप क्वेश्चन को समझ लीजिए, ये सारे टॉपिक मैंने आपको समझा दिए हैं। पहले देखिए ये पूरा S3 गलत दे रखा है, कह रहा है कि कोई संबंध नहीं होता रूट और पत्तियों का, होता है तभी तो पता चलता है। टैप रूट कैसी होती हैं, शिराविन्यास वाली होती हैं, झंझावट होती हैं, तो ये होती हैं, ठीक है ना। और S1 जो है उन पत्तियों के जालिका रूपी विन्यास को बताता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी 2 ऑप्शन नहीं दें। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को इग्नोर भी कर सकते हैं, वैसे काफ़ी जानकारी वाला क्वेश्चन है, आप ले सकते हैं। अच्छा, ऐसा करते हैं कि ये वीडियो देखिए काफ़ी लंबी होने वाली है, ठीक है ना, लगभग 30-40 मिनट से ज़्यादा होगी। तो मैं सोच रहा हूँ ना कि इसका एक बी पार्ट ले आऊँ जिसमें ये सारे क्वेश्चन केवल डिस्कस कर दूँ, ठीक है ना। मैं भी थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये देखिए सारे क्वेश्चन आप लोगों के सामने दे रखे हैं। तो आप लोग वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये जो क्वेश्चन बचे हुए हैं इनको मैं थंबनेल बना दूंगा कि पौधों का पार्ट 2 में हम इसको क्या करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये समझ लीजिए कि आज वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, केवल इसके थ्योरी को पढ़ लिया अच्छे से, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं रखेंगे और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये पार्ट मैं कल ही जो है आप लोगों को अपलोड कर दूंगा रिकॉर्ड करके अलग से, ठीक है ना, क्वेश्चन आंसर का। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ जरूर अच्छा सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। कमेंट एक आदि कर देते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से कंटेंट को तैयार करने में, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।